बुलेटिन में सबसे पहले आज की बड़ी खबर। मोदी मानहानि केस में राहुल राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन सूरत की सेशंस कोर्ट ने फिर से झटका दिया। राहुल के राहुकाल बने पूर्णेश मोदी लगातार राहुल की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब ये पूरा मामला 20 अप्रैल तक अटक गया। मोदी मानहानि केस में राहुल को आज भी नहीं मिली राहत। राहुल को कोर्ट से मिली एक और तारीख। सूरत कोर्ट ने सुरक्षित रखा अपना फैसला। 20 अप्रैल को कोर्ट सुना सकती है फैसला। मोदी मानहानि केस में मिली सजा पर रोक लगाने के लिए राहुल गांधी छटपटा रहे हैं, लेकिन इस बार भी सूरत की सेशंस कोर्ट ने उन्हें राहत की जगह सिर्फ तारीख दी है। बुधवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। माना जा रहा है कि इस मामले में कोर्ट 20 अप्रैल को अपना फैसला सुना सकती है। See, the entire case, as we have put up and we have proved, is that he is referring to the Modi, surname Modi, with the name of Honorable the Prime Minister. Thereafter, he is giving certain name of certain persons who are criminals, and he does not stop there. And that is the finding in the order of the London magistrate also. But after that, he is proceeding further कि सारे चोरों के नाम मोदी 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 ही क्यों है. So that line he could have stopped after referring to Honorable the Prime Minister, but he has travelled beyond it by referring that सारे चोरों के नाम मोदी मोदी क्यों है. That line is sufficient to attribute the charges under section 419 and 500 of IPC. That's our case. गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें इत्मीनान से सुनी। राहुल गांधी के वकील RS सीमा ने कोर्ट में कहा, मोदी सरनेम वाले मानहानि केस में सुनवाई निष्पक्ष नहीं हुई थी। पूरा मामला इलेक्ट्रॉनिक सबूत पर आधारित है। इस मामले में अधिकतम सजा दिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश अजीब है। निचली अदालत के न्यायाधीश ने रिकॉर्ड में उपलब्ध सभी सबूतों का घालमेल कर दिया। उधर दोष सिद्धि पर रोक लगाने का अनुरोध करने वाली राहुल गांधी की याचिका के खिलाफ पूर्णेश मोदी के वकील हर्षित तोलिया ने अपनी दलील पेश की। राहुल गांधी ने जब भाषण दिया उस समय वे दूसरे सबसे बड़े दल के अध्यक्ष थे। उनके भाषण ने भारत के लोगों को व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। उन्होंने अपने भाषण को सनसनीखेज बनाने की भी कोशिश की। राहुल ने अपने भाषण में पीएम मोदी के बारे में बात की, लेकिन वे यहीं नहीं रुके। राहुल ने आगे कहा कि सारे चोरों का नाम मोदी ही क्यों है, ढूंढो और भी मोदी मिलेंगे। राहुल गांधी ने अपनी टिप्पणी के लिए माफी मांगने से इनकार कर दिया था। राहुल गांधी देश में इसी तरह के मानहानि के अन्य मामलों का भी सामना कर रहे हैं। इससे पहले राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट में बिना शर्त माफी मांगने के बावजूद वे इस तरह के अपमानजनक बयान दे रहे हैं। सूरत की सेशंस कोर्ट में दोनों ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और 20 अप्रैल की अगली तारीख दे दी। माना जा रहा है कि 20 अप्रैल को राहुल की याचिका पर फैसला आ सकता है। Matter was argued by the accused essentially on the count that the order of the lower court is not proper. This is number one. Number two, that the sentence and the conviction is on very higher side. And number three, that I am being MP. It led to disqualification and it has several other ramifications and several other repercussions, and therefore my conviction should also be stayed. That was his argument. In support of the argument, he referred and relied upon certain piece of the evidence that according to this particular piece of the evidence, part of the evidence, the case of the complainant is shaky. It is not true. This was his sum and substance of the argument. We replied in counter to that. One, that the order of the learned magistrate is absolutely just, legal and proper. Magistrate has taken into consideration each and every aspect which is required to be taken care of in any of the trial. अगर सूरत की सेशंस कोर्ट राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुनाती है तो इससे उनकी लोकसभा की सदस्यता बहाल हो जाएगी, क्योंकि राहुल की ओर से कन्विक्शन को रद्द करने की अपील की गई है। अगर कोर्ट कन्विक्शन रद्द कर देती है तो इससे उन्हें बड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन अगर ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को कोई राहत नहीं मिली तो
राहुल की सांसदी बहाल नहीं होगी। इतना ही नहीं, राहुल गांधी के चुनाव लड़ने पर भी रोक लगी रहेगी। जनप्रतिनिधि कानून के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा मिलने पर 6 साल तक चुनाव लड़ने पर रोक रहती है। ये रोक सजा पूरी होने के बाद शुरू होती है, यानी राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई राहत नहीं मिली तो राहुल गांधी के 2024 और 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने पर भी संकट खड़ा हो जाएगा। ऐसे में ये जानना जरूरी है कि राहुल गांधी इतने बड़े संकट में फंसे कैसे। दरअसल 13 अप्रैल 2019 को राहुल गांधी ने कर्नाटक के कालोर में एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर सवाल उठाए थे। राहुल ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी का सरनेम कॉमन क्यों है? सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है? ढूंढो और भी मोदी मिलेंगे। राहुल के इस बयान के खिलाफ सूरत से बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी बिफर पड़े। पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा ठोक दिया। इस केस में 4 साल तक सुनवाई चली। 23 मार्च को सूरत कोर्ट ने मोदी मानहानि केस में अपना फैसला सुनाया। सूरत कोर्ट ने राहुल को दोषी माना और 2 साल की सजा सुनाई। 2 साल की सजा मिलने के अगले ही दिन राहुल की सांसदी छिन गई। राहुल गांधी ने सजा पर रोक लगाने के लिए सूरत की सेशंस कोर्ट में याचिका दायर की। राहुल की याचिका पर 3 अप्रैल और 13 अप्रैल को सुनवाई हुई। अब 20 अप्रैल को राहुल की याचिका पर फैसला आ सकता है। एक तरफ राहुल गांधी सूरत की सेशंस कोर्ट से राहत की उम्मीदें लगाए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल के राहुकाल बने पूर्णेश मोदी उनकी कानूनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 अप्रैल को राहुल का क्या होगा। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। राहुल गांधी अपने बयानों के कारण अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। मोदी सरनेम वालों को चोर बताकर राहुल अपनी संसद की सदस्यता खो चुके हैं। इस बीच राहुल गांधी के विरुद्ध आपराधिक मानहानि का एक और मुकदमा महाराष्ट्र में भी दर्ज हो चुका है। वीर सावरकर के पोते सात्यकी सावरकर ने राहुल के असत्य भाषण पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा किया है। तीन अप्रैल को राहुल गांधी पूरे लाव लश्कर के साथ सूरत की अदालत में यह अपील करने गए थे कि उन्हें मिली 2 साल की सजा पर रोक लगा दी जाए। लेकिन इसी बीच राहुल के एक और बयान पर मुकदमा दर्ज हो गया है, जिसमें राहुल के ऊपर वीर सावरकर को अपमानित करने के लिए जानबूझकर झूठ बोलने का आरोप लगाया गया है। वीर सावरकर के खिलाफ राहुल दर्जनों बार एक ही बात दोहरा चुके हैं। केरल में तो उन्होंने पोस्टर भी लगवा दिए, लेकिन लंदन में जाकर राहुल गांधी ने वीर सावरकर को लेकर जो गलत बयानी की, उस पर वीर सावरकर के खानदान के लोगों ने राहुल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। राहुल जी की ये आदत बनते जा रही है कि सावरकर जी का अध्ययन जो उन्होंने लिखा है उसका अध्ययन ना करते हुए कोई भी बेसलेस एलिगेशंस लगाना। तो हमने सोचा कि इनफ इज इनफ नाउ। हमारे पास न्यायपालिका जीवित है और जो भी है हल इस समस्या का वो न्यायपालिका के माध्यम से हम सभी भारतवासियों के सामने लाएंगे। सत्यकी सावरकर ने राहुल गांधी के खिलाफ पुणे की अदालत में आपराधिक मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है और राहुल गांधी के ऊपर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत आरोप लगाए। 15 अप्रैल को इस मुकदमे में केस नंबर मिलने वाला है। वीर सावरकर के पोते सत्यकी सावरकर ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी के लंदन वाले बयान का वो हिस्सा भी डाला है जिसमें राहुल गांधी पर वीर सावरकर को लेकर गलत बयानी करने का आरोप है। अगर 5 लोग एक आदमी को पीटते हैं और फिर उनमें से किसी एक व्यक्ति को बड़ी खुशी हो रही है, वो कायरता ही है। अगर लड़ना ही है तो एक व्यक्ति से जाके अकेले लड़ लो, मगर नहीं, 5-10 लोग सावरकर जी के साथ एक व्यक्ति को पीटते हैं, तो इनकी आइडियोलॉजी में यह भी है। वीर सावरकर के परिवार वालों का आरोप है कि राहुल गांधी ने जानबूझकर वीर सावरकर की मानहानि करने के लिए मनगढ़ंत तथ्य पेश किए, जिसकी कहीं किसी किताब में जिक्र नहीं है। ये जो प्रसंग उन्होंने बताया वो पूर्ण काल्पनिक है। सावरकर जी ने ऐसा कोई भी
लिखित स्वरूप में कुछ भी लिखा नहीं है पुस्तक में। और दूसरी बात ऐसा है कि राहुल जी की ये आदत बनते जा रही है कि सावरकर जी का अध्ययन जो उन्होंने लिखा है उसका अध्ययन ना करते हुए कोई भी बेसलेस एलिगेशंस लगाना। राहुल गांधी अब इस नए मुकदमे का भी सामना करेंगे, क्योंकि इससे पहले उनके ऊटपटांग बयानों को लेकर देश की अलग अलग अदालतों में 11 मुकदमे दर्ज हैं और ऐसे ही एक मानहानिकारक बयान में उनकी संसद सदस्यता भी चली गई। पूर्णेश मोदी ने एडिशनल सेशंस कोर्ट में 28 पन्नों का हलफनामा जमा किया है, जिसमें कुछ बड़ी बातें हैं। मसलन राहुल आदतन बार बार मानहानिकारक बयान देते रहते हैं। राहुल के खिलाफ 2 समुदायों में वैमनस्यता बढ़ाने का मुकदमा भी दर्ज है। राहुल पर मानहानि करने वाले बयानों को लेकर 11 मुकदमे दर्ज हैं। राहुल गांधी पहले भी सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं और अदालत ने उन्हें चेतावनी दी थी। राहुल गांधी फिर किसी की मानहानि नहीं कर सकते। अब सूरत की अदालत को तय करना है कि राहुल गांधी को 23 मार्च को जो 2 साल की सजा मिली थी उस पर रोक लगती है या नहीं, क्योंकि पूर्णेश मोदी ने हलफनामे में यह भी कहा है कि सजा के बाद राहुल गांधी ने अपने नेताओं और सहयोगियों के जरिए अदालत के फैसले पर भी सवाल उठाए और अवमानना भी कराई है। याद दिला दें कि आज से ठीक 4 साल पहले आज के ही दिन राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में कहा था कि ऐसा क्यों है कि सभी चोरों के नाम मोदी हैं। इसी बयान के खिलाफ मुकदमे में राहुल को 2 साल की सजा हुई है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक। बागेश्वर बाबा का एक वायरल वीडियो सूरत के एक व्यक्ति की जान का दुश्मन बन गया। इसके पीछे कारण क्या था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आइए, आप हैं जीवन। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। तो सुना आपने कि कैसे बागेश्वर सरकार ने एक बुजुर्ग शख्स को अछूत कहकर अपमानित कर दिया। बागेश्वर वाले बाबा यानी धीरेन्द्र शास्त्री अपने दरबार में किसी को कुछ भी कह देते हैं। आइए, आप हैं जीवन। आइए आइए, बस बस बस, छूना नहीं है, मैं अछूत आदमी है, ना छू। बागेश्वर बाबा का ये वायरल वीडियो अब सूरत के एक शख्स की जान का दुश्मन भी बन गया है। लेकिन क्यों, हम बताते हैं। अछूत आदमी है, ना छू। जय हो, कहाँ के हो? दरअसल इस वीडियो को सूरत में रहने वाले अमित बाबरिया ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया था और वीडियो में कहे गए शब्दों को लेकर लोगों से प्रतिक्रियाएं मांगी थी। लेकिन इस पोस्ट को देखकर बाबा के भक्त भड़क गए और अमित बाबरिया को ही धमकी देने लगे। अमित के मुताबिक भावनगर जिले के पानीताला तहसील के घीटी गांव में रहने वाले गोपाल राजू भाई गोहिल ने वीडियो पोस्ट के कमेंट बॉक्स में अभद्र टिप्पणी की। उसके बाद मैसेज और फोन पर गाली गलौज और जाति विषयक बातें की। इससे आहत अनुसूचित जाति से आने वाले अमित बाबरिया ने सूरत शहर के सिंगणपोर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज करवाई। ફરિયાદી છે અમિત કરશનભાઈ બાબરિયા। તેઓએ પોતાના ઇન્સ્ટાગ્રામ એકાઉન્ટ પર એક વિડીયો અપલોડ કરેલો, જેમાં તેઓએ ધીરેન્દ્ર શાસ્ત્રી કે જે બાગેશ્વર ધામના મહંત છે તેમનો એક વિડીયો મૂકેલો, જે સંદર્ભે આ કામના આરોપી ગોપાલ રાજુભાઈ ગોહિલે એ સ્ટેટસ સંદર્ભે અભદ્ર ટિપ્પણી કરતા બંને વચ્ચે મેસેજમાં વાતચીત થયેલી અને નંબરની આપ-લે થયેલી। ત્યારબાદ આ કામના આરોપી ગોપાલ રાજુભાઈ ગોહિલે મોબાઈલ નંબર પર વાત કરતા ફરિયાદી અમિત બાબરિયાને જાતિ વિષયક અપમાન કરી એવી ટિપ્પણી કરેલી, જે સંદર્ભે ફરિયાદી અત્રેના પોસ્ટ ખાતે ફરિયાદ આપતા એટ્રોસિટી એક્ટની કલમ 3(1)(u), 3(2)(5)(a) તથા આઈપીસી કલમ 504, 506 મુજબનો ગુનો દાખલ કરેલ છે અને વધુ તપાસ એસીપી શ્રી SC/ST સેલ सूरत शहर કરી રહ્યું છે। मतलब ये कि बागेश्वर वाले बाबा का एक वायरल वीडियो सूरत के शख्स की जान पर आफत बन गया है। धीरेन्द्र शास्त्री उर्फ बागेश्वर बाबा अपनी बयानबाजी के चलते अक्सर चर्चा में बने रहते हैं और अब उनके फॉलोअर्स भी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को धमका रहे हैं और लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहे हैं। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक। गर्मी बेतहाशा पड़ रही है, इंसानों के साथ साथ जानवर भी परेशान हैं, लेकिन गिर के जंगल में जानवरों को इस गर्मी से परेशानी से बचाने के इंतज़ाम कर लिए गए हैं ताकि उन्हें गर्मी में ठंडक का एहसास हो सके। तब
तपती गर्मी में पानी के ये छोटे छोटे तालाब वन्य जीवों के लिए किसी वरदान से कम नहीं हैं। गुजरात के गिर में इन दिनों बेतहाशा गर्मी पड़ रही है। पानी में वन्य जीवों को पानी की दिक्कत न हो, इसके लिए गिर प्रशासन इन दिनों पूरे जंगल में जानवरों के लिए पानी का इंतजाम करने में जुटा है। गिर जंगल के 1412 किलोमीटर एरिया में पानी के कुल 618 पॉइंट हैं। इनमें से 167 पॉइंट कुदरती हैं, जो कई बार पानी में सूख जाते हैं। पानी के 451 पॉइंट वन विभाग ने बनाए हैं। इनमें रोजाना पानी भरने का इंतजाम किया जाता है। हमने पूरे गिर फॉरेस्ट के अंदर में वाटर होल्स का सर्वे किया है कि कहाँ पे नेचुरली पानी रहता है और कहाँ हमें पानी के पॉइंट बनाने की जरूरत है और पहले से हमारे कहाँ कहाँ पॉइंट है, उस सब को सर्वे करके और टोटल जो है हमारा 618 पॉइंट्स निकले हैं। 618 पॉइंट्स का हम जब ब्रेकअप देखते हैं तो उसमें से 450 से ऊपर पॉइंट है जो कि हमारे आर्टिफिशियली हमने वाटर जो ऑगमेंट करने के लिए पूरी वाइल्ड लाइफ को लिए किया है, और बाकी जो पॉइंट है वो नेचुरली है। जहाँ पे नेचुरली ऐसा है कि अच्छी बरसात हो जाती है तो साल भर लगभग पानी रहता है उनमें से, जहाँ जो वाइल्ड लाइफ होती है वो पानी पी सकती है। पानी के इन छोटे तालाबों में पवन चक्की या सोलर सिस्टम की मदद से पानी भरा जाता है। तालाब के आसपास की मिट्टी को भी गीला रखा जाता है ताकि हिरण, सांभर या शेर यहाँ गर्मी के मौसम में ठंडक महसूस कर सकें। गर्मी के दिनों में नदियों का पानी सूखने से कई बार वन्य जीव पानी की तलाश में खेतों की तरफ निकल जाते हैं। वन विभाग की कोशिश है कि तपती गर्मी में किसी भी जानवर को पानी के लिए भटकना ना पड़े। ये इन बेजुबानों के साथ साथ आसपास के गाँवों के लिए भी सहूलियत का पैगाम है। भारतीय रेलवे शिव भक्तों के लिए एक विशेष सौगात लेकर आया। आप स्पेशल ट्रेन से अब 5 ज्योतिर्लिंगियों के दर्शन कर सकते हैं, साथ ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और दूसरे धार्मिक स्थलों का भी दीदार आप कर सकेंगे। शिव शंकर को जिसने पूजा उसका ही उद्धार हुआ, अंत काल तो भव सागर में उसका बेड़ा पार हुआ। भोले शंकर की पूजा करो। बाबा भोलेनाथ के भक्तों की पूरी हुई मुराद। भारतीय रेलवे लेकर आया शिव भक्तों के लिए एक विशेष सौगात। हर महादेव भक्त का ये सपना होता है कि वो एक बार बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों पर मत्था टेक कर जरूर आए। ऐसे ही भक्तों के लिए IRCTC एक ऐसा ऑफर लेकर आया है जिसमें भारतीय रेलवे 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन का मौका दे रहा है। ये खास यात्रा भक्तों को भारत गौरव ट्रेन से करने को मिलेगी। भारत गौरव स्पेशल पर्यटक ट्रेन कोलकाता स्टेशन से 20 मई को खुलेगी। ये यात्रा 12 दिन और 11 रात की होगी। ये 6 ज्योतिर्लिंग जो हमारे हैं वहाँ पे ये ट्रेन तीर्थ यात्रा की तरह ये जाएगी और ये कलकत्ता से खुलेगी 20 तारीख को और 31 को ये वापस आएगी। 11 दिन की जर्नी होगी जिसमें आपको ये 6 डेस्टिनेशनों पे लेके जाएगा। ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के लिए भारतीय रेल एक स्पेशल तीर्थ पैकेज लेकर आई है जिसमें भारत गौरव ट्रेन 5 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के अलावा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, शिरडी के साईं बाबा और शनि शिंगणापुर के दर्शन भी कराएगी। इस ट्रेन में स्लीपर, AC 3 टियर और AC 2 टियर की सुविधा होगी। ट्रेन में पेंट्री कार होगी जिसमें पर्यटकों के लिए ताजा भोजन बनेगा। ट्रेन CCTV कैमरे से लैस होगी। सुरक्षा के लिए गार्ड भी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा इस ट्रेन में एक चिकित्सक की भी व्यवस्था होगी। इस ट्रेन में यात्रियों के लिए 3 पैकेज की सुविधा होगी। बजट, स्टैंडर्ड, कंफर्ट के नाम से 3 श्रेणी में बुकिंग ली जाएगी, जिसमें 20,060 रुपए में बजट, 31,800 रुपए में स्टैंडर्ड और 41,600 में कंफर्ट क्लास की बुकिंग की जाएगी। वहीं अगर ट्रेन के रूट की बात करें तो इस ट्रेन से उज्जैन के श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिका के नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, द्वारिकाधीश मंदिर, नासिक के त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के साथ साथ लोगों को सोमनाथ ज्योतिर्लिंग और शिरडी के साईं बाबा और शनि शिंगणापुर के भी दर्शन कराएगी। ट्रेन के इस स्पेशल तीर्थ यात्रा वाले पैकेज में यात्रियों को गुजरात के मशहूर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का भी दीदार कराया जाएगा। कुल मिलाकर ये गर्मियों की छुट्टी पर घूमने का प्लान बनाने वालों के पास एक बेहतरीन मौका है जिसमें दर्शन के साथ साथ घूमने का भी पूरा लुत्फ टेंशन फ्री होकर उठाया जा सकता है।